नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर कमलेश यादव आज आप सब लोगों के सामने संधि के विषय में कुछ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज हम आप लोगों को संस्कृत व्याकरण या हिंदी व्याकरण में जो ग्रामर से संबंधित संधि से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने की कुछ मदद करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमने लिखा है संधि। संधि में क्या होता है? संधि का मतलब होता है मेल। क्या? जैसे हमने लिख दिया संधि, क्या लिख दिया? संधि। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है मेल या जोड़ना। क्या होता है इसका अर्थ? मेल, मेल या योग। संधि का क्या मतलब होता है? मेल या योग। किसी भी दो वर्णों को या फिर दो स्वर को या दो स्वर या व्यंजन को या विसर्ग को एक में जोड़ना क्या होता है? आपका संधि होता है। किसी भी दो वर्णों को या वाक्यों को, शब्दों को जोड़ना ही क्या है? आपका संधि है। संधि में हमेशा क्या करते हैं? मेल करते हैं या योग करते हैं या फिर जोड़ते हैं। जोड़ना ही क्या है? आपका मेल करना ही क्या है? आपका संधि है। तो जैसा कि हम समझ पाए कि संधि का अर्थ क्या है। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि संधि किससे किससे मिलके बनी, किन इसमें किसका कौन सा धातु रूप है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, इसका क्या क्या प्रयोग किया गया है। हम आप एक छोटी सी नज़र डालने की कोशिश करते हैं, उसके बाद अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सम। सम क्या है? सम मूलतः जो है उपसर्ग है। क्या है? सम क्या है? आपका उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग। सम क्या है? उपसर्ग है। और आपका था जो है ये आपका है धातु। क्या है? ये आपका धातु। और की जो है क्या है? आपका प्रत्यय। की क्या है? आपका प्रत्यय। कहने का मतलब संघ तीन शब्दों से मिलकर बना है। सम उपसर्ग, की धातु और धा धातु और की प्रत्यय। इन सब चीज़ों से मिलकर आपका क्या बना है? संधि। संधि। अब एक क्वेश्चन और आता है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? संधि मूलतः क्या है? पुल्लिंग का शब्द। क्या है? संधि जो है आपका पुल्लिंग का शब्द है। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि संधि का क्या अर्थ हो गया, संधि किससे मिलके बनी है। ये समस्या तो हमारी सॉल्व हो गई। अगली मेरी प्रॉब्लम है कि संधि कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ पे संधि क्या है होती है, या फिर संधि कहाँ कहाँ पे अनिवार्य होती है। जैसा कि हमने एक पद के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश की है। आइए देखते हैं। संगीते पदे नित्या। संधि जो है पद में अनिवार्य होती है। जो पद होते हैं उसमें क्या है? संगीते में संधि होता है और पद में वाक्य, उसमें जो है क्या है? आपका अनिवार्य। नित्य धातु और उपसर्गयोग। ये क्या है? धातु में और उपसर्ग में भी जो है संधि जो है आप कर सकते हैं या करते हैं। किसमें? पद में करते हैं, धातु में करते हैं, उपसर्ग में करते हैं और नित्य समास से, मतलब समास में भी नित्य रूप से आप क्या करते हैं? संधि का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है वाक्य में। वाक्य में जो विवक्षा है उसमें आपकी इच्छा पे है कि आप वाक्य में संधि चाहे करें या न करें। वाक्य में क्या होती है? आपकी ऐच्छिक होती है संधि। ये हो गई आपकी हल्की सी झलक संधि की। संधि कहाँ होती है, कैसे होती है और क्या क्या होता है। अब बात आती है, हम आपको बहुत डीपली नहीं बता रहे हैं संधि की, और बहुत सारा थोड़ा सा और गहन अध्ययन अगर प्रकाश डालें तो संधि के बारे में और बहुत सारे फैक्ट हैं जिसको हम आपको शेयर करना तो चाह रहे थे, लेकिन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको परीक्षा की उपयोगी दृष्टि से आपको हम लाइटली ही बताएंगे। वो सीधे फोकस करेंगे जहाँ से आपका क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी हो। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, क्या हमने लिखा है? संधि। संधि का मतलब होता है योग या मेल। किसी इस तरह से हम बातें किए। संधि पुल्लिंग होती है। संधि कहाँ कहाँ होती है? वाक्य में होती है, धातु में होती है, उपसर्ग में होती है, पद में होती है। इन सब जगह आपका क्या है? संधि होती है। लेकिन बात ये आती है कि संधि जो है इसके कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं, इन सब पे हमें चर्चा करने की कोशिश करते हैं।
संधि मूलतः जो है आपकी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है संधि आपकी? 3 प्रकार की होती है, 1, 2 और 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी संधि होती है? सबसे पहले आपका होती है कौन सी? स्वर संधि। पहली संधि क्या है आपकी? स्वर संधि। दूसरी आपकी है व्यंजन। दूसरी संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। और तीसरी आपकी है विसर्ग। कौन सी? विसर्ग संधि। इन सब के आगे आप संधि लिखें ताकि आपको विस्मृत ना हो। ये आपकी कितने प्रकार की संधि हो गई? 3 प्रकार की आपकी जो है क्या हो गई? संधि हो गई। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब बात ये आती है कि अगर हम सपोज दैट इन संधियों को भूल गए तो हमें एग्जाम में आ गया संधि के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं तो हमें याद कैसे होगा? इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, उस ट्रिक से माध्यम से हम याद करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने संधि लिखा देखा, इसमें 3 व्यंजन है, 1, 2 और 3। स 1 हो गया, न 2 हो गया और ध 3 हो गया। संधि में जैसा जो हम वर्ड लिखे हैं उसमें आपको 3 वर्ण दिख रहे हैं। कौन कौन से? स, न और ध। कितने वर्ण इसमें हैं? टोटल 3 वर्ण हैं। और संधि के भेद भी कितने हैं आपके? 3 भेद हैं। कितने? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब सबसे बड़ी जो मेरी प्रॉब्लम है वो ये है कि इस संधि को हम पकड़ेंगे कैसे, समझेंगे कैसे कि कौन सी स्वर संधि है, कौन सी व्यंजन संधि है और कौन सी विसर्ग संधि है। आइए इसको हम एक एक क्रम से तोड़ने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको पकड़ेंगे। देखिए स्वर के नाम से ही जैसा कि स्पष्ट है कि स्वर संधि में क्या हो जाएगा? आपको स्वर मिलेगा। क्या मिलेगा? इसमें जो होगा स्वर में स्वर का मेल होगा। स्वर प्लस क्या हो जाएगा? स्वर होगा। इसमें जो आप पोस्टमार्टम करेंगे, जो काट पीट करेंगे, जहाँ से वर्णों को जोड़ा जाता है, जहाँ पे संधि की जाती है, वहाँ पे आपको हमेशा स्वर प्लस स्वर ही मिलेगा। इसकी सबसे पहली खासियत क्या है? स्वर प्लस स्वर हो जाए। चलो बात यहाँ तक तो ठीक है कि स्वर प्लस स्वर हो जाएगी, लेकिन जैसे हम व्यंजन की तरफ बढ़ेंगे या विसर्ग की तरफ बढ़ेंगे, वहाँ पे आपको जो है स्वर की जगह व्यंजन भी मिलेगा और विसर्ग भी मिलेगा। वहाँ कैसे डिवाइड करेंगे? देखिए, जहाँ पर भी शब्द आप जोड़ेंगे, जहाँ पर भी 2 वर्णों का मेल होगा, जहाँ पे आप संधि करेंगे, उसके जो पहले का शब्द है, कौन सा? पहले का जो शब्द पहले वाला शब्द है, उसी से हम ये निश्चित करेंगे कि संधि हमारी कौन सी है। यदि किसी भी वर्ण के जो संधि का प्रारूप है उसके पहले का वर्ण यदि स्वर है, पहले का वर्ण यदि स्वर है तो कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। यदि प्लस के पहले का वर्ण व्यंजन है, क्या है? स्वर के पहले का वर्ण यदि व्यंजन है तो आपकी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि? व्यंजन संधि होगी। यही अगर प्लस के पहले का शब्द विसर्ग होगा, क्या होगा? विसर्ग होगा। यदि प्लस के पहले का शब्द आपका विसर्ग होगा तो कौन सी संधि होगी? विसर्ग होगी। कौन सी संधि? विसर्ग होगी। कहने का मतलब प्लस के पहले वाला शब्द ही ये निर्धारित करेगा कि संधि कौन सी है, स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है आपके संधि में समझने के लिए कि आप संधि को तोड़ेंगे, जैसे ही तोड़ेंगे उस तोड़ने के बाद जो पहले वाला वर्ण है, यदि पहला वाला वर्ण स्वर आपको दिखाई देता है तो स्वर संधि है। उस स्वर के भेद होते हैं स्वर संधि के, तो उसमें स्वर में कौन सा स्वर है इसको हम बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस संधि में कौन सी संधि है, स्वर है कि व्यंजन है कि विसर्ग है। उन सब में पहचानने के लिए सबसे पहले हम प्लस के पहले वाले शब्द को देखेंगे। क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि प्लस के जो पहला वाला वर्ण है वो स्वर है कि व्यंजन है या विसर्ग है। यदि पहला आपका वर्ण स्वर है तो आपका क्या हो जाएगा? स्वर संधि हो जाएगी। उसके पहले वाला प्लस के पहले वाला वर्ण यदि व्यंजन है तो व्यंजन संधि हो जाएगी। यदि विसर्ग है तो आपका जो है विसर्ग संधि हो जाएगी। तो हम एक थोड़ी सी
ट्रिक के माध्यम से ये समझ पाए कि संधि को हम पहचानेंगे क्या, कैसे कि संधि कौन कौन सी है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे स्वर संधि। स्वर संधि में आपको सबसे पहले, जैसा कि हम बताएं आपको, स्वर में हमेशा आपका क्या मिलेगा, पहला वर्ण आपको स्वर मिलेगा, और व्यंजन में थोड़ा इधर लिख दें तो आसानी हो जाएगी। और व्यंजन में दूसरी संधि आपकी क्या है, व्यंजन। दूसरी संधि आपकी है व्यंजन संधि। कौन सी, व्यंजन संधि। अब व्यंजन की क्या खासियत है, व्यंजन में जो पहला वर्ण है आपको क्या मिलेगा, व्यंजन मिलेगा। क्या वर्ण मिलेगा, व्यंजन वर्ण। पहला प्लस के जहाँ से आप जोड़ते हैं या डिवाइड करते हैं, उसके पहला वाला जो वर्ण है आपको व्यंजन मिलेगा। व्यंजन में समझते हैं क ख ग घ अंगना, कहने मतलब ये जो टोटल आपके व्यंजन वर्ण हैं सभी हैं क से लेके मा तक, उसमें संयुक्त अक्षर हैं, वो सबको मिला के तो जितने भी वर्ण क्या है वो सब आपका व्यंजन आता है। अब बात ये आती है जैसे कि स्वर में हम देख पाए कि पहला वर्ण स्वर होता है और दूसरा वर्ण भी स्वर ही होता है। दो स्वरों के मिल से एक जो नया विकार उत्पन्न होता है या फिर नया जोड़ा उत्पन्न होता है, उसमें क्या होता है, स्वर समझिए। स्वर में स्वर प्लस स्वर इक्वल टू स्वर, इसमें क्या हो जाएगा, स्वर ही होगा, जोड़ने पे स्वर ही होगा। कहने मतलब जो विकार उत्पन्न होगा वो तीसरा विकार भी स्वर ही उत्पन्न होगा। लेकिन व्यंजन में एक समस्या है, व्यंजन में क्या है कि व्यंजन में आपको पहला जोड़ा जो मिलेगा वो व्यंजन का मिलेगा। पहला क्या मिलेगा आपको, व्यंजन मिलेगा। उसके बाद आपको व्यंजन आप्लिक सर, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। पहले वाले में आपको व्यंजन में, व्यंजन संधि में आपको व्यंजन, पहला वर्ण तो निश्चित है आपको क्या मिलेगा, व्यंजन मिलेगा। पहला वर्ण आपका निश्चित है, व्यंजन संधि में व्यंजन ही मिलेगा। प्लस आपका जो दूसरा वर्ण है वो व्यंजन या स्वर दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यदि हमेशा संधि को पहले प्लस के पहले वाले पार्ट से ही पहचानेंगे कि संधि क्या है, कौन सी संधि है। तो अगर पहला वर्ण स्वर है, प्लस के पहला वाला वर्ण स्वर है तो स्वर संधि है। प्लस के पहले वाला यदि व्यंजन वर्ण है तो आपकी संधि क्या है, व्यंजन है। और तीसरी आपकी संधि हमने बताया था क्या है, विसर्ग। कौन सी संधि, विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह है दो गोली, ये दो तरह की बिंदी जो होती है ये आपका क्या है, विसर्ग का चिन्ह है। क्या किसका चिन्ह है, विसर्ग का। अब विसर्ग में सबसे पहले आपका क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा विसर्ग। प्लस के पहले यदि विसर्ग आता है तो कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। अब प्लस के बाद सेम कंडीशन आपको वही मिलेगी, या इस तरफ व्यंजन आप्लिक स्वर। क्या मिलेगा इस तरफ आपको, व्यंजन आप्लिक स्वर। कहने का मतलब स्वर संधि मात्र एक ऐसी संधि है जिसमें केवल दो स्वर मिलके ही संधि बनती है, और जो विकार उत्पन्न होगा वो भी स्वर का ही उत्पन्न होगा। लेकिन आपके इसमें व्यंजन संधि में आपका पहला वर्ण जो है वो व्यंजन होना अनिवार्य है, और विसर्ग में भी आपका पहला वर्ण जो होता है वो विसर्ग होना अनिवार्य है, तभी आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। अब हमें एक समस्या से निदान मिल गया कि सर संधि में कैसे पहचानेंगे कौन सी संधि कौन सी है, कौन सी स्वर संधि है, कौन सी विसर्ग संधि है और कौन सी व्यंजन संधि है। इन तीन संधि को हम अब अलग अलग करके पकड़ना पहचान चुके हैं। अब हम बात अगली आती है कि चलो हम संधि को पकड़ लिए सर, चलो ये स्वर संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। अब उस संधि में भी उसके सब डिवाइडेशन है, अलग अलग पार्ट है, अलग अलग भाग हैं। हम एक एक करके अब उस पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। लाइटली एक बार हम फिर देख लेते हैं कि संधि, हमारा आज का टॉपिक है संधि। संधि जो है मूलतः सम उपसर्ग पूर्वक धातु से और की प्रत्यय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है योग या जोड़ना, और ये पुल्लिंग है। अब संधि के कितने भेद हैं, संधि के 3 भेद हैं। कौन कौन सी,
स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 भेद हैं, इसको याद कैसे करेंगे ट्रिक से। जैसे संधि हम लिखते हैं, 3 वर्ण आते हैं, स, न और ध। 3 वर्ण है, तीन व्यंजन से मिलकर बना है, तो इसलिए इसके लगभग 3 भाग हैं और ये एक महज ट्रिक है, याद करने की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये याद करने में एक सहायता निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगी। अब चलते हैं सीधे आपके स्वर संधि के बारे में, सीधे चर्चा करेंगे इसकी स्वर संधि के बारे में, इसकी चर्चा करेंगे स्वर संधि के बारे में। इसकी हम चर्चा करेंगे अब स्वर संधि, किसकी चर्चा करेंगे? स्वर संधि। किसकी? आपकी हम बात करेंगे स्वर संधि। अब बात हम आपको बता चुके हैं कि स्वर में हमेशा 2 स्वर मिलकर एक नया स्वर का आविष्कार करते हैं या नया विकल्प उत्पन्न करते हैं, तो आपका स्वर संधि होती है। आइए देखते हैं स्वर में भी। अब स्वर संधि के भी कई भेद हैं आपका, जैसे दीर्घ स्वर संधि हो गई, गुण हो गई, वृद्धि हो गई, आयाति हो गई और पूर्व रूप हो गए और पर रूप हो गए। ये आपके स्वर संधि के भेद हैं और हम सारे स्वर संधि को संधियों में एक एक करके एक का जो है वर्णन आपके सामने करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आपका दीर्घ स्वर संधि की बात करेंगे। क्या? किसकी? दीर्घ स्वर संधि। किसकी बात करेंगे? दीर्घ स्वर संधि। किसकी बात करेंगे? दीर्घ स्वर संधि की। आइए देखते हैं कि दीर्घ स्वर संधि में क्या हम करते हैं और क्या इसकी टेक्निक है। जैसा कि हम बताएं कि स्वर, अगर संधि में स्वर लग गया तो इसका मतलब इसमें सारा मामला केवल स्वर का है, इसमें व्यंजन और विसर्ग कहीं भी टच नहीं करना है, बहुत आसान हो गया है। तो केवल हम स्वर संधि में स्वर की ही बात करें। एक सबसे मुश्किल काम जो था डिवाइड करने का, तो ये हो गया। अब इसका सूत्र है अपह सवर्णे दीर्घ। क्या सूत्र है इसका? सूत्र है ये, क्या है इसका सूत्र? संधि का दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या है? आपका सवर्णे दीर्घ। कहने का, अब इसको हम आपको प्रत्याहार बताए थे मेरे पिछले वीडियो में है, अगर आपको विस्मृत हो गया है तो पुनः उसको देखने की कोशिश करें। अब क्या है? अब मूलता है क्या है? अब प्रत्याहार है। प्रत्याहार, प्रत्याहार का क्या मतलब है? हम बताए थे पिछले वीडियो में आपको। प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण या किसी भी बड़े शब्द को शॉर्ट में कहना ही आपका क्या है? प्रत्याहार। या किसी बड़े वाक्य को, शब्द को छोटे में कहना ही आपका प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब हो संक्षिप्तीकरण या छोटे रूप में कहना। अब प्रत्याहार हो गया। अब प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं आप देख सकते हैं। आ, ई, उ और री प्लस ली क, री क, ये सारे आपके क्या आते हैं? इसमें आते हैं। अक प्रत्याहार में वर्ण आते हैं। इसमें कहता है अक सवर्णे दीर्घ। यदि अक प्रत्याहार के वर्ण के समान वर्ण यदि आप दोबारा आते हैं तो उनका क्या कर दिया जाता है? दीर्घ। दीर्घ मीन्स क्या? बड़ा। दीर्घ मीन्स क्या होता है? बड़ा करना। क्या कर देंगे हम? यदि अक प्रत्याहार के समान वर्ण उसके सामने आते हैं तो उसका क्या हम कर देंगे? बड़ा कर देंगे या दीर्घ कर देंगे। सपोज दैट समान वर्ण जैसे आ प्लस आ हो जाएगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, दीर्घ आ। कहने का मतलब अक प्रत्याहार के ये सारे वर्ण हैं, यदि उसके सामने सेम वर्ण आते हैं तो उनको क्या कर देंगे हम? दीर्घ कर देंगे या बड़ा कर देंगे। जैसे उसके सामने ई के सामने ई आई तो हम क्या कर देंगे? बड़ी ई कर देंगे। और इसी तरह से ऊ के सामने ऊ आया तो हम क्या कर देंगे? बड़ा ऊ कर देंगे। कहने का मतलब यदि ये अक प्रत्याहार के जो वर्ण हैं उसके सामने सेम वर्ण आते हैं, सेम स्वर आते हैं तो उनका क्या कर देंगे? हम उनको दीर्घ कर देंगे। बस दीर्घ स्वर संधि में यही आपको करना है। क्या करना है? जितने भी आपके अक प्रत्याहार वाले वर्ण हैं उनको क्या करना है? आपको दीर्घ करना है। दीर्घ मीन्स क्या? बड़ा करना है। क्या करना है? बड़ा करना है। क्या करना है? दीर्घ मीन्स जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, दीर्घ स्वर संधि।
दीर्घ मीन्स क्या, बड़ा। स्वर मीन्स आपका समझते ही हैं, ऐसे वर्ड जो स्वयं से उच्चारित हो क्या है, स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर करना है, क्या करना है आपको, दीर्घ स्वर करना है। इस संधि में आपको क्या करना है, दीर्घ स्वर करना है। आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम दीर्घ करेंगे किसी भी संधि को। आइए हम पहला उदाहरण ले लेते हैं, बहुत सरल सा बेसिक, क्योंकि आपके टेट सुपर टेट लेवल में आपको बहुत बेसिक पूछा जाएगा। हम एक बिल्कुल बेसिक उदाहरण लेंगे, वही उदाहरण लेंगे जो आपको एग्जाम के दृष्टि से आपको उपयोगी। जैसा कि एक शब्द है, हम बहुत पॉपुलर है, हिम प्लस आल, क्या, हिम प्लस आल। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे संधि की जाती है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि कोई भी संधि जो है प्लस के जो पहला वाला शब्द है उसी से हम ये तय करेंगे कि इसमें कौन सी संधि है, स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है। अब बात ये आती है, इसके पहले अगर हम नॉर्मली देखें तो हमें माँ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, माँ दिखाई दे रहा है। अगर हम नॉर्मल नज़रों से देखने की कोशिश करें तो ये माँ हमें व्यंजन है, लेकिन माँ व्यंजन क्या होता है, इस माँ में जब हलंत लगा रहेगा तब क्या हो जाएगा, तभी ये, क्योंकि व्यंजन जो होता है अर्धमात्रिक होता है, वो बिना स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं हो सकता। बिना स्वर की सहायता से माँ जो है तो कोई भी व्यंजन उच्चारित नहीं हो सकता। यदि इसका मतलब हलंत नहीं लगा, इसका मतलब ये माँ, इसमें कोई ना कोई स्वर छिपा है। यदि इसके बाद हलंत लगता तो क्या हो जाती, यहाँ व्यंजन संधि बन जाती तुरंत, अगर हलंत लगा रहता तब। लेकिन हलंत नहीं है, इसका मतलब है कि इस माँ में कोई न कोई स्वर छिपा है। अगर कोई स्वर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसमें क्या है, आ है। क्या है, माँ प्लस हलंत कर देंगे तो आपको आ क्या होता है, माँ को हम सीधे नीचे लाते हैं। माँ अभी पूर्ण है, इसको हलंत कर देंगे तो इसमें से क्या निकल जाएगा, आ। यदि किसी भी व्यंजन में हलंत नहीं लगा है, अगर कोई मात्रा नहीं दिख रही या कोई स्वर नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब उसमें आ है। आ क्या होता है, इसको अमात्रिक भी कहते हैं, क्या, अमात्रिक। अमात्रिक, अमात्रिक मतलब आगे कोई मात्रा नहीं होती। जैसे ई लिख दिए तो ई की क्या है, मात्रा है। जैसे ऊ लिख दिए तो ऊ की मात्रा है। जैसे ए लिख दिए तो ए की मात्रा है। कहने का मतलब अ महज एक ऐसा मात्रा है या एक ऐसा स्वर है जो अमात्रिक है, जिसका कोई चिन्ह मात्रा नहीं है। बाकी सारे स्वरों का क्या है, आपकी चिन्ह मात्रा है। कहने मतलब सारे स्वरों की अपना एक सिंबल है, एक चिन्ह है। और ये जो है ये अमात्रिक है। कहने का मतलब यदि किसी व्यंजन में कोई मात्रा नहीं दिख रही है और हलंत नहीं लगा है, हलंत मतलब ये नीचे डैश, अगर नीचे डैश नहीं लगा है तो इसका मतलब इसमें आ है। अब हमें क्या मिल गया, हलंत लगा दिए तो क्या निकल गया, आ। इस माँ में आ निकल गया। और इस तरफ क्या है आपको, इस तरफ भी आपको क्या मिल गया, आ। और इधर बचा क्या, इधर क्या बचा, इधर बचा लय, इधर क्या बचा आपका लय, इधर कितना बचा, लय बचा। और इधर बचा आपका माँ, तो यहाँ ला ही दिए थे, आपका बचा हिम। इधर आपको क्या बच गया, इधर बचा हिम हलंत वाला हिम, और इधर बचा आपका लय। इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, कोष्ठक। इन दोनों का कोई काम नहीं है, इन दोनों का संधि में कोई काम नहीं। ये दोनों पड़ोसी हैं और मेल होना है, विवाह इन दोनों का करना है। स्वर संधि में विवाह किससे किससे होता है, समान जाति में या समान वर्ण में होगा। कहने का मतलब दोनों स्वरों को स्वरों से ही मेल करेंगे। इसमें किसकी शादी हो रही है, दोनों स्वरों, स्वर प्लस स्वर का ही मेल होगा। आइए देखते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, आ प्लस आ इक्वल टू क्या होना है, आ होना है। कहने का मतलब इसमें क्या होता है, ह्रस्व या दीर्घ आ प्लस ह्रस्व या दीर्घ आ करेंगे तो इसका जो रिजल्ट है वो आ ही होगा। कहने का मतलब ह्रस्व या दीर्घ छोटा या बड़ा आ
जोड़ेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनना है। दीर्घ स्वर समूह की ये खासियत है। इसी तरह से दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो कहने का मतलब अब आपका आ प्लस आ इक्वल टू क्या हो गया, आ हो गया। अब हो गया, अब आप कहेंगे इसको इस तरफ जोड़ेंगे, इस तरफ। इस तरफ का ला जो है व्यंजन वर्ण जो है ये पूर्ण है, और हमेशा संधि जो है मैंने बताया कि जो प्लस है इसके पूर्व वाले में ही हो। जो प्लस के पूर्व वाला वर्ण है उसी में हम क्या करेंगे, संधि करेंगे। जो प्लस के पूर्व वाला वर्ण है उसी में संधि करेंगे। अब इस पूर्व वाला वर्ण क्या है, माँ है। क्या है आपका, माँ है। अब आ को माँ में अगर हम जोड़ देंगे तो ये माँ आधा है, आ की मात्रा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माँ। और इधर बचा क्या, ही बचा है, और इधर बचा है क्या, लय। क्या बचा है, लय। अब क्या आपका शब्द बन गया, ही माँ लय। क्या शब्द बन गया, ही माँ लय। क्या शब्द बन गया आपका, हिमालय। अब बात ये आती है कि चलो अगर हमें प्लस करके दिया रहेगा या संधि विच्छेद, विच्छेद का मतलब होता है अलग करना या विभाजित करना। यदि हमें अलग करके दिया रहेगा तो चलो हम हिमालय कैसे अलग करके हम जोड़ देंगे, उसमें हमें पता चल जाएगा किसको जोड़ना है, क्या जोड़ना है। लेकिन यदि हमें यही हिमालय, आइए इसका हम दूसरे रूप में करके देखते हैं। इसके रूप में एक और कोशिश करते हैं हिमालय को समझने की, क्योंकि स्वर संधि हम सोच रहे हैं अगर एक बार आप हमसे पढ़ लें तो दोबारा चाहे आगे से पूछे, चाहे पीछे से पूछे, चाहे जोड़ के पूछे, चाहे अलग करके पूछे, आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे हमें शब्द लिख लिया, क्या, हिमालय। क्या लिख दिया, हिमालय। अब अगर हमें पूछ लिया कि हिमालय का संधि विच्छेद क्या है, देखिए संधि हमेशा अगर जो होती है वो जहाँ पे आपका मात्रा लगा है वहीं पे संधि। जहाँ पे आपको मात्रा दिखे इसका मतलब वहीं पे संधि हुई है। अब बात ये आती है कि सबसे बड़ी समस्या ये आएगी, हम सर काट पीट कहाँ से करें, कहाँ से शब्दों को अलग करें। यहाँ लय की या जगह से करें कि ही की जगह से कर दें, यहाँ की कर दें। लेकिन जैसे दो वर्णों को जो बांटेंगे, जहाँ एक सबसे सरल तरीका है जहाँ पे आपको मात्रा दिखे। जैसे सबको उदाहरण हम एक दूसरा ले लें, रमेश। अब रमेश तो सोच रहे हैं कहाँ से काटें, यहाँ जहाँ पे मात्रा लगी वहीं पे काट, जहाँ से मात्रा लगी वहीं से काट। ठीक, जैसे जैसे जलौ, ये शब्द बना है, वृद्धि का उदाहरण है। अब यहाँ पे जहाँ पे मात्रा लगी वहीं से काट। स्वर संधि के सबसे सरल तरीका है कि जहाँ विच्छेद कैसे करेंगे, संधि में स्वर संधि में विच्छेद वही करेंगे जहाँ पे मात्रा लगी है। अब इस हिमालय में मात्रा कहाँ लगी दिख रही है, माँ पे दिख रही है। कहाँ पे दिख रही है, बीच में माँ पे दिख रही है। अब निश्चित रूप से आपको यहीं पे काट देना है। अब काटेंगे कैसे, इधर माँ इधर लय, दो शब्द आपको सीधे उतार लो। कुछ कैसे, मात्रा को हम यहीं पे हटा देंगे। जैसे हिम कर दिए, इधर लय, ये हो गया। आप ये इस बचा क्या, दीर्घ मात्रा बचा है बीच में आ। क्या बचा है, आ बचा है, दीर्घ आ बचा है। भाई माँ हलंत कर दिए, इधर इस मात्रा से कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब इधर लय, लय भी सीधा उतार लिए। अब बचा आ। अब आपका आ कैसे किससे मिलके बना है, अब एक बार एक नज़र हम डाल के देख लेते हैं। आ ऑब्लिक आ प्लस आ ऑब्लिक इक्वल टू आ। कहने का मतलब ह्रस्व या दीर्घ कुछ भी जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आ। इसका मतलब ये हो गया, इधर का लय लाए, इधर का हिम लाए, और पुनः हमेशा पूर्व वाले में ही जुड़े, क्योंकि ये व्यंजन अर्धमात्रिक है। इसको माँ में आ जोड़ देंगे तो पुनः फिर वही बनेगा। माँ में आ जोड़े, ही माँ। कैसे बना, एक तरफ हम जब विच्छेद दिया रहेगा फिर जोड़ के बना देंगे। यदि हमें एक शब्द दिया रहेगा फिर उसको कैसे डिवाइड करेंगे, ऐसे करेंगे।
आपका इस तरह से आपका हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से आप समझ पाए होंगे कि हिमालय को कैसे हम डिवाइड करेंगे विक्षेप में। आइए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं हम ई वाली मात्रा का। जैसे एक शब्द लेते हैं कप प्लस ईस, जैसे कपी प्लस ईस या ईस है, कुछ भी कर दो, विसर्ग वहाँ विसर्ग लगाने से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बात आती है जैसा हमारा सूत्र करता है अकर सवर्ण दीर्घ। अब देखिए कि ये जो है अक प्रत्याहार का वर्ण है, निश्चित रूप से प्लस के पहले की मात्रा अगर हम देखें, प्लस के पहले वाला शब्द क्या है, पी है। क्या है, पी। पा को हलंत करेंगे तो कौन सी मात्रा मिलेगी, छोटी की मात्रा मिलेगी। कौन सी, छोटी की मात्रा। कौन सी मात्रा मिली आपको, छोटी की मात्रा मिली। अब आपको इधर पी मिल गया, इधर से सीधा हम उतार ले रहे हैं, कुछ नहीं करते। क्या, ईसा उतार ले, क्या, ईसा उतार लीजिए। और इधर बचा, इधर क्या बचा है आपको, का को सीधा उतार लीजिए। इधर क्या आपको बच गया, कप। कप कप इधर बच गया और ईसा ही इधर बच गया। क्या बच गया, ईसा। और आपको यहाँ पे हम हलन कर दिए, क्या क्या मिल गया आपको, छोटी ई मिल गया। क्या मिल गया, छोटी ई। यहाँ पे आपको क्या मिल गया है, छोटी ई मिल गया है या ह्रस्व ई मिल गया है। अब आपका सूत्र कहता है कि जब समान स्वर मिल जाए तो उन दोनों को मिला के दीर्घ ही करना है, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ। आइए अब करते हैं ई प्लस डी, ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई इक्वल टू दीर्घ। क्या बन गया आपका, दीर्घ। इधर बचा आपका सह और इधर बचा कप। क्या बचा, इधर कप। अब आपका सूत्र क्या कहता है कि जहाँ जो आपका प्लस के पहले वाला व्यंजन है उसी पे आपकी मात्रा जुड़ती है। आइए देखते हैं, इसके पहले पा है, पा पे बड़ी ई जोड़ देंगे, आपका हो जाएगा का था ही, आपका अर्धमात्रिक था तो हलंत था, आधा था, तो इस पे अगर ये वाली मात्रा ई की बड़ी उड़ती होती है ना, जोड़ देंगे। इधर बचा क्या, स। आपका क्या बन गया, कपीस। क्या बन गया आपका शब्द, क्या बन गया, कपीस। अब एक बार हम उसको उल्टा करके देखते हैं। अगर सपोज दैट अगर विच्छेद करके ना दिया रहा है, हमें कपीसा शब्द दे दिए, क्या, क्या शब्द दे दिया जाए, कपीसा शब्द दे दिया जाए। अगर हम इसे से कहा जाए कि इसका विच्छेद करिए तो कैसे करें, तो हम आपको बताएं, सबसे पहले हम कट वहीं पे लगाएंगे जहाँ पे मात्रा लगी है। स्वर संधि में हमेशा कट वहीं पे लगेगा या फिर विच्छेद वहीं पे करेंगे जहाँ पे आपकी मात्रा लगे। अगर हम कुछ न करें, मात्रा को ही अलग कर लेते हैं, हमें हमारे पास शब्द बचेगा क्या, इधर बच जाएगा कप, हलंत हो जाएगा क्योंकि मात्रा हम निकाल दिए हैं, मात्रा को हम अलग से ले लेते हैं। और इधर बचा स। क्या बचा है, स। क्या बचा है, स। अब ये वाली मात्रा किससे मिलती है, एक छोटी सी नज़र हम डालने की कोशिश करते हैं। ये वाली मात्रा ई प्लस ई इक्वल टू ई, यही ना हुआ, ये निश्चित रूप से ये वाली मात्रा इस दो मात्राओं के संधि से बना है या जोड़ने से बना है। तो आपके पास सब इधर क्या बचे हैं, कप, इधर कप बचा है, इधर सह बचा है। अब इस मात्रा को आप इसमें सीधे चढ़ा देते हैं। जब चढ़ा देंगे तो फिर मूलतः आपका वही शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कपीसा। एक समस्या आपको और आ रही होगी कि ये जब सब, चलो ये डिवाइडेशन तो आप करना सिखा दिए, लेकिन यहाँ पे हम विच्छेद अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे। मूलतः ये ह्रस्व या दीर्घ ई मिल के बना होता है। ये शब्द आपका बन जाएगा कपि प्लस ईसा। इस
काफी प्लस इस है। अब यहाँ पर पे फिर पुनः हलन कर देंगे तो आपको छोटी मात्रा मिल जाएगी, जैसे हम बताएं मिल जाएगी। और ये ई हमेशा हरस या दीर्घ ई मिल के यहाँ छोटी ई हो जाएगी, छोटी बड़ी ईच कर दूँ, फिर बड़ी ई होता है ना, तो फिर पुनः आपका वही शब्द मिल के बन जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आपको निश्चित रूप से ये समझ में आया होगा। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। एक एक उदाहरण सबका लेके हम देखते रहेंगे। और अब आते हैं हम एक इसका देख लेते हैं, भू प्लस ऊर्जा। भू शब्द है, भू प्लस ऊर्जा ये शब्द है, इसको हम कैसे डिफाइन करें? जैसा कि बहुत सरल है। अब आप ये शब्द है आपका भू, भा को हलन कर दिए तो इसमें से क्या निकल गया? दीर्घ ऊ। क्या मिला आपको? भा को जैसे हलन करेंगे तो इसमें कौन सी मात्रा लगी है? बड़ा ऊ लगा है ना, तो आपको क्या मिल गया? बड़ा ऊ। और इस तरफ क्या है? दीर्घ ऊ है, और इधर बचा जा, इसको अलग रखते हैं, और इधर बचा भा। अब दीर्घ ऊ या हरस से कुछ भी जोड़ेंगे तो आपको क्या बनेगा? दीर्घ ऊ ही मिलेगा, और इधर बचा जा, इधर भा, और इस भा पे इसको जोड़ देंगे। ऊ की मात्रा का संकेत क्या होता है? दीर्घ ऊ का भू, और जा रा शब्द ही था, क्या हो गया? ऊर्जा। क्या हो गया? क्या शब्द बना? भू प्लस ऊर्जा, ऊर्जा। क्या शब्द बनेगा आपका? ऊर्जा। क्या बना? ऊर्जा। निश्चित रूप से अगर ऊर्जा को हम एक छोटा सा और डिवाइडेशन करने की कोशिश करें, जैसे हमने लिख दिया ऊर्जा, ये शब्द लिख दिया। अब आपसे इसमें पूछे कि संधि क्या है, निश्चित रूप से आप वहीं कट लगा दिए जहाँ मात्रा लगी है भू पे। भू क्या हो गया? फिर भू पे हलंत हो गया, भू आधा हो गया। भू में से क्या निकला? बड़ा ऊ की मात्रा निकला है। इधर जा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये किससे मिलके बना है? हरस या दीर्घ ऊ प्लस हरस या दीर्घ ऊ इक्वल टू दीर्घ ऊ। इधर जा था, इधर भा था, इस मात्रा को इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन गया? आपका ऊर्जा बन गया। क्या शब्द बना आपका? ऊर्जा। क्या शब्द बना आपका? ऊर्जा। ये हो गया ऊ की मात्रा वाला। अब हम एक रिकांत वाला भी देख लेते हैं। एक रिकांत का देख लेते हैं, जैसे एक मात्र प्लस रीडम। एक शब्द है मात्र प्लस रीडम, मात्र प्लस रीडम। अब आपको इसमें देखना है कि ये री है और इधर भी री है। इधर अगर इस री को हम अलग कर लें तो हमें इधर क्या बचेगा? इधर मात शब्द बचेगा। क्या? मात। इधर मात बच जाएगा, इधर रम। क्या बच जाएगा? इधर रम बच जाएगा। अब ये दो री को हम नीचे लाते हैं, री प्लस री इक्वल टू दीर्घ री होता है। दीर्घ री में दो लक्षण होता है। दीर्घ री में दो, जैसे आप लिखते हैं ये छोटी री है, इस री में ऐसे दो कर देंगे तो ये आपका दीर्घ री हो जाएगा। दीर्घ री में दो लक्षण होता है और हरस री में एक लक्षण होता है। तो कहने का मतलब आपका ये दो री जोड़ के एक नए दीर्घ री का निर्माण करते हैं। इधर आपका क्या शब्द बचा था? मात। इधर क्या आपका शब्द बचा था? इधर रम। अब उस मात को यहाँ ला कर रख देते हैं, मात प्लस रम कर देंगे। अब इस दीर्घ री को तापे चढ़ा देंगे। क्या बन गया आपका शब्द? डबल लटकन लगाएंगे, मातृणम। क्या शब्द बन गया? मातृणम। क्या शब्द बन गया आपका? मातृणम। अब मातृणम को एक बार हम फिर से डिवाइडेशन करने की कोशिश करें, दो लटकन, ठीक है। मातृणम ये शब्द हमने लिख दिया है। अब आप कट कहाँ लगाएंगे? कट कैसे लगाएंगे? कट वही लगाएंगे जहाँ पे आपको मात्रा दिखी, यहाँ कट कर दिए। अगर कट कर दिए तो दोनों तरफ इधर मात शब्द बचा, क्या बचा? मात,
इधर रम बचा, क्या बचा, रम। और इधर बीच में आपको दीर्घ री मिल गई, क्या बची, दीर्घ री। और दीर्घ री कैसे होगी, हरस या दीर्घ री प्लस री इक्वल टू क्या, दीर्घ री ना। और इधर रम, इस मात्र को फिर नीचे लाइए, कहाँ लाएंगे, मात, मात में री चढ़ा देंगे, रम तो ये यहाँ कोई इस तरह कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। अब इस इसमें जोड़ दें, इस मात्रा को उत्ता में जोड़ देंगे, मातृ विलंब हो जाएगा। इस तरह से आपको चाहे शब्द दिया रहे तब आप करके वैसे देख लेंगे, या फिर ऐसे दिया रहे, किसी भी तरीके से आपको सामने अगर संधि में इस तरह का शब्द दिया है, हम उम्मीद करते हैं निश्चित रूप से आप इसको कर पाएंगे। देखते हैं और देखते हैं ये और कोई शब्द, इसे एक लिखार वाला देते हैं। चलिए ठीक है, अब आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको गुण संधि के बारे में बताएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी छोटी सी मदद कर पाए होंगे। दीर्घ स्वर संधि में आपको निश्चित रूप से सहायता प्राप्त हो जाएगी, और हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे और थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने की और अच्छी क्वालिटी की वीडियो देने की। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे।